हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने पिछले टॉपिक इन्फ्लामेशन की, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लामेशन में ये पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो खुद में कोई डिजीज नहीं है। तो पहला पॉइंट इसका आता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी डिजीज, ये कोई भी डिजीज नहीं है। इन्फ्लामेशन क्या है? एक रिस्पॉन्स है, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। होता क्या है कि जब कभी इन्फ्लामेशन होती है, या हम ये बात करें कि जब कभी सेल इंजरी होती है या कोई टिश्यू डैमेज होता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी में या फिर उस स्पेसिफिक एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो वो इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल मीडिएटर्स। कुछ केमिकल मीडिएटर होते हैं हमारे, जो जब हमारी सेल पे जाते हैं, इंजर्ड सेल पे जाते हैं, तो वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन कॉज होने के बाद, इन्फ्लामेशन होने के अपने खुद में 5 साइन थे। दैट इज अ रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लास्ट वन इज अ पेन। ये सारे हमारे साइन थे इन्फ्लामेशन के। तो आज हम बात करेंगे मीडिएटर्स ऑफ सेल इन्फ्लामेशन, कि कौन कौन से ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होती है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है। तो अगर हम अपने केमिकल मीडिएटर्स की बात करें, तो ये केमिकल मीडिएटर्स 2 टाइप के होते हैं। केमिकल मीडिएटर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सेलुलर मीडिएटर, या फिर इसको सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स बोलते हैं, और सेकेंड वन इज अ प्लाज्मा मीडिएटर। ये हमारे प्लाज्मा डेराइव्ड होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारे सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विद इन अ सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्लाज्मा मीडिएटर्स होते हैं वो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो अगर हम सेल की बात करें, सेलुलर मीडिएटर की बात करें, तो इसमें जो है फर्स्ट है हमारा सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स। क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी सेल से रिलीज हो रहे हैं और हमारे टारगेट साइट हमारी क्या है? इंजर्ड टिश्यू। कोई भी जहां भी हमारे सेल में इंजरी हो रही है, किसी भी स्किन में डैमेज हो रहा है, कट हो रहा है, चोट लग रही है, या बर्निंग हो गई है, जल गई है स्किन, तो उस स्किन को वहां तक पहुंचने के लिए, हमारी टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए कुछ सेल्स होती हैं जो तुरंत एक्टिवेट होती हैं। कैसे एक्टिवेट होती हैं? ल्यूकोसाइट्स की वजह से। ल्यूकोसाइट सेल होती हैं हमारी। ल्यूकोसाइट सेल्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे आरबीसी ब्लड में होती है, डब्ल्यूबीसी की पार्ट है ल्यूकोसाइट्स जैसे ही एक्टिवेट होती हैं वो अदर सेल्स को एक्टिवेट करती हैं कि साइट ऑफ इंजरी को पहचानते हुए हमारी साइट ऑफ इंजरी तक पहुंच जाती हैं, और वहां जाने के बाद वो अपनी एक मैकेनिज्म स्टार्ट करती हैं, एक कैस्केड सीक्वेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होती है। तो देखते हैं, सेल डेराइव्ड में बेसिकली फर्दर 2 पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज अ प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स। प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से बने हुए मीडिएटर्स हमारे प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स कहलाते हैं, जो कि सेल डेराइव्ड में होते हैं। और सेकेंड वन इज अ न्यूली फॉर्म्ड, कि जब जिसकी जरूरत होती है, दैट इज इमीडिएटली फॉर्म्ड होते हैं, ये तुरंत बन के आते हैं। और प्री फॉर्म्ड ऑलरेडी बने हुए होते हैं, थोड़े से रॉ मटेरियल के फॉर्म में। सपोज जैसे कि आप KFC जा रहे हैं या फिर किसी भी दुकान में जा रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम ले रहे हैं, तो जो पैक्ड फूड आइटम है वो ऑलरेडी पहले से
फॉर्म्ड रखा है, बस उसको गर्म करके आपको सर्व कर दिया जाता है। जबकि न्यूली फॉर्म्ड में क्या होता है, जब आप किसी होटल में जाते हैं और अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करते हैं तो उसको रॉ मटेरियल से पूरा चॉप करके फ्राई करने तक को वो बनाने में पूरा टाइम इंगेज करते हैं, तो वो हमारा न्यूली फॉर्म्ड है। जबकि प्री फॉर्म्ड क्या हो, जो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं, बस उनमें थोड़ा सा तड़का देना है, गरम करना है और सर्व करना है। तो सेल में भी इन दो प्रकार के मीडिएटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए। तो प्री फॉर्म्ड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और हिस्टामिन क्या होते हैं, मास्ट हिस्टामिन हमारी मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल में हिस्टामिन स्टोर होता है उसके वैक्यूल्स में, और जब कभी रिक्वायरमेंट होती है एट अ साइट ऑफ इंजरी या फिर कहीं इन्फ्लामेशन होने वाली होती है या कोई इंसेक्ट बाइट हो जाती है करता है, तो वहां पे मास्ट सेल तुरंत एक्टिवेट होती हैं, वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं और वहां पे रेडनेस कॉज होने लगती है। और रेडनेस की वजह से धीरे धीरे वहां पे गर्माहट आती है, हीट फ्लो होता है, हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन होता है और थोड़ी देर बाद वहां पे सेंसेशन का लॉस हो जाता है। तो ये सारी जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ही आ रहे हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से ही वहां पे ये सारी चीजें हुई हैं। तो वो किस वजह से हुई थी, प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स की वजह से। वहां का मीडिएटर क्या था, हिस्टामिन था। जैसे कभी चींटी काट लेती है, बर्रे काट लेती है, तो वो एरिया हमारा रेड हो जाता है और थोड़ा सा फूल जाता है, वहां पे एक चकत्ता सा बन जाता है। तो वो चकत्ता क्या है, उस चकत्ते को ही हम इन्फ्लेमेशन टर्म देते हैं। रेडनेस क्यों हो रही है वहां पे, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, हमारी वेसल्स डायलेट हो रही हैं, ज्यादा फ्लो की वजह से वहां पे टेम्परेचर या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है। तो एनर्जी और कैलोरी की बर्निंग की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड वहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। और क्योंकि वहां पे किसी इंसेक्ट ने काटा है, हमारी नर्व्स भी उसमें कुछ डैमेज हुई हैं, तो जिसकी वजह से वहां पेन सेंसेशन भी होने लगता है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से। तो ये बात आपको समझ में आई कि इन्फ्लामेशन हो किस वजह से रही है, बिकॉज उसके मीडिएटर के रिलीज होने की वजह से। जब तक कोई मीडिएटर वहां रिलीज नहीं होगा, साइट ऑफ इंजरी तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वहां पे इन्फ्लामेशन नहीं होगी। और ये इसीलिए हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सपोज अगर हमें पता ही ना चले कि इंसेक्ट बाइट हुआ है या किसी सांप ने काटा है, बर्रे ने काटा है या हमारे बॉडी में कट लगा है, जब तक हमें पेन नहीं होगा, हमें सेंसेशन नहीं होगा, तब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, सेल्स में नेक्रोसिस हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी की एक डिफेंस रिस्पॉन्स है कि हमें तुरंत पता चले कि वहां पर कोई ना कोई इंजरी है जिसको हमें कंट्रोल करना है विद इन अ टाइम। ओके, तो ये तो बात थी हमारे प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स के बारे में, जिसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन आते हैं। इसके अलावा अगर न्यूली फॉर्म्ड की बात करें, न्यूली फॉर्म्ड क्या है, जो तुरंत बनने वाले मीडिएटर्स हैं एट अ साइट ऑफ इंजरी। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर हमारे आते हैं PFA, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। सेकेंड वन इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो कुछ कीमोटैक्सिन्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ये, या फिर हमारे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एराकिडोनिक एसिड्स, इकोसोनॉइड्स, इंटरल्यूकिन्स 1, TNF अल्फा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, न्यूली फॉर्म्ड होती है। जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है या कोई इंजरी होती है टिश्यू में, तो वहां की सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ
ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के वहां पे एक्यूमुलेट होते ही जो अदर सेल्स होती हैं वो हमारे प्लेट, जैसे अगर वो प्लेटलेट है तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को वो रिलीज करना स्टार्ट कर देंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मुलेशन होने लगेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होता है? डाइलेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? डाइलेशन का। ये क्या कर रही है? हमारे मसल्स को डायलेट करती है, और जैसे हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो ब्लड फ्लो की इंक्रीज होते ही सारी सप्लाई वहां पे तुरंत होने लगती है, तो हमें किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी क्या करती है? वैसो डायलेशन का कॉज करती है। जब जब डायलेशन की जरूरत होती है वहां पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होता है। उसके अलावा कुछ कीमोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड की फ्लो को बढ़ाते हैं और अदर सब्सटेंस को भी साथ ही साथ एक्टिवेट करते हैं फॉर कैस्केड ऑफ इंफ्लामेशन के लिए। तो ये थी बात थी हमारे केमिकल मीडिएटर्स के। पहले पॉइंट, सेल डिराइव्ड मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या कर रहे हैं? एक बीच वाला मीडिएट कर रहे हैं इंजरी को इंफ्लामेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसी ही इंजरी हुई वो मीडिएटर्स इन्वॉल्व हुए और उन्होंने एक इंजरी इन्फ्लामेशन का रूप दे दिया, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिक साइट पे कोई ना कोई इंजरी है जिसे हमें हील करना है, रिपेयर करना है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी दूसरी बात होती है प्लाज्मा डेराइव्ड। प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स। प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स में ज्यादा कुछ नहीं, बट हमारे एक अच्छा एग्जांपल है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म जो चलती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग सेल वो ब्लड इंजरी, जब कटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उस फ्लो को रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, जैसे कि प्लेटलेट्स का अडेयर होना, प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग बनाना, उसके बाद अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। तो वहां पर हमारे प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स आते हैं जो पूरे के पूरे उस कैस्केड को, पूरे के पूरे सिस्टम को ही ऑपरेट करते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल मीडिएटर नहीं होता है, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म और पूरा का पूरा सिस्टम ही एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जबकि सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स में क्या होते हैं? अदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी अपनी खुद की एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि हिस्टामीन, सेरोटोनिन, एनेकोडोइक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे एग्जांपल आपको सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स में मिल जाएंगे। बट प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो इनमें ऑल ओवर द सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और बेटर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल याद रखते हैं, क्लॉटिंग कैस्केड सिस्टम, जहां पर हमारी ब्लड क्लॉटिंग को रोका जा रहा है, तो ये भी एक मीडिएटर की तरह ही काम करते हैं। तो ये तो पूरी बात थी हमारे इन्फ्लामेशन में यूज होने वाले मीडिएटर्स की। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन होती कितने टाइप की है। तो अगर हम इन्फ्लामेशन के टाइप्स पे देखें तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन दैट मीन्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, विद इन आवर है या फ्यू डेज है या ईयर है। और दूसरी चीज हम बात करें अगर उनकी सीवियरिटी क्या है, कितने सीरियस है वो, कितनी सीवियर्स है वो, उसके ड्यूरेशन पे, कि अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, हल्की है, ज्यादा है, मेजर कट है, माइनर कट है, तो इन दो सब्सटेंस के बिहाफ पे, इन दो हमारे कंडीशन के बिहाफ पे जो इन्फ्लामेशन होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अ एक्यूट while second one is a chronic. First one is a acute and second one is a chronic. ये दो टाइप की हमारी इन्फ्लामेशन होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। दूसरी चीज क्रोनिक की अगर बात करें तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। अगर इनका ड्यूरेशन देखा जाए तो एक हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन है और एक हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन है। दूसरी
ये अर्लीस्ट होती है, सबसे पहले होने वाली, जो इंजरी के टाइम पे सबसे पहले होने वाली इन्फ्लेमेशन होती है अर्लीस्ट, वो हमारी एक्यूट होती है। और क्रोनिक की बात की जाए तो ये डिले होती है, देर से होती है। अर्लीस्ट का मतलब हम कह सकते हैं मिनट्स टू आवर, कुछ मिनट से कुछ घंटों के बीच में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी एक्यूट होती है। अगर डिलेड की बात करें तो ये कुछ आवर से लेके कुछ डेज तक हो सकती है या अप टू मंथ भी जा सकती है। जैसे कि अर्थराइटिस के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि अगर हम किसी हल्की फुल्की चोट की बात करें तो वहां पर हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। उसके अलावा जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? फर्स्ट लाइन है। जबकि क्रोनिक की अगर बात की जाए तो ये हमारी सेकेंडरी मैकेनिज्म है। सेकेंडरी मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि जब तक एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की पूरी मैकेनिज्म खत्म नहीं होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो प्राइमरी हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, सेकेंडरी हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ये दोनों में हमारा डिफरेंस है। बट कुछ मैकेनिज्म्स ऐसी होती हैं, कुछ सीवियरिटी या कुछ इंजरी ऐसी होती है जो डायरेक्टली क्रोनिक पे आके अटैक करती है और तुरंत क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ही प्रमोट करती है। उनमें एक्यूट का कोई रोल नहीं होता है। ये कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर ये सीवियरिटी देखी जाती है, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया। ओके, फिर अगर इनमें हम डिफरेंस देखें या एक एक करके देखते हैं तो पहले हम बात करते हैं अपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो इनके बारे में अभी हमने कुछ पॉइंट देखे हैं कि ये एक अर्लीस्ट रिस्पॉन्स है, सबसे पहले होने वाला रिस्पॉन्स है जो टिश्यू में प्रोड्यूस होता है आफ्टर इंजरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। एक्यूट क्या है हमारा? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। चेंज कर दूं मार्कर? ओके, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। उसी के साथ साथ इसका ड्यूरेशन क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन। ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए कहीं कि एक्यूट की अगर आप इसकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे कि एक्यूट क्या है तो उनमें कुछ पॉइंट सामने आते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, उसके साथ साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट की बात की। और उसके अलावा अगर हम इसका मेन फीचर देखें, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, तो वो होता है हमारा माइक्रो सर्कुलेशन डैमेज या माइक्रो सर्कुलेशन चेंज। अब ये क्या हो रहा है? माइक्रो दैट मीन्स छोटा, मिनी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा? हमारे ब्लड वेसल्स आएंगे। तो ब्लड वेसल्स की माइक्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कैपिलरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, आर्ट्रियोल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वेंट्रियोल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी आर्टरी या वेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी कैपिलरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जहां भी इंजरी हो रही है माइन्यूट फॉर्म में, तो वहां पर हमारी कैपिलरीज डैमेज हो रही हैं, पूरी की पूरी ब्लड वेसल डैमेज नहीं हो रही है, कैपिलरी इन्वॉल्व हो रही है। तो कैपिलरी में जो चेंजेस आते हैं, जो भी अल्टरेशन होता है, अब वो अल्टरेशन किस फॉर्म में होता है? अगर हम माइक्रो सर्कुलेटरी चेंज की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, अलग अलग होती है। उसमें क्या हो रहा है हमारा? पहला जो चेंजेस होता है वो होता है एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का एक्सुडेशन हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड चेंजेस आते हैं वो हमारा होता है माइग्रेशन ऑफ हमारा होता है WBC, या फिर कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स। ओवरऑल अगर बात करें
स्पेसिफिक बात करें तो लिम्फोसाइट्स। ये दो चीजें जो हो रही हैं, ये टू फैक्टर्स जो हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, सेकेंड वन इज द माइग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये दोनों चेंजेस होते हैं हमारी माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम में या माइक्रो सर्कुलेशन में। जैसे कि कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो कैपिलरी होती है हमारी, वो सारे मटेरियल्स के लिए परमिएबल नहीं होती है, उसमें सारी की सारी चीजें परमिएट नहीं होती है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकती है। वो सिर्फ अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ही ट्रांसफर करती है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ या डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। बट आफ्टर इंजरी, जब किसी भी सेल में इंजरी हो जाती है, तो हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके चेंज होने में दो रूप सामने आते हैं। पहला रूप होता है उसका एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वहां पे एक्सुडेट होना, एक्यूमुलेट होना। दूसरा होता है माइग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जितनी भी लिम्फोसाइट्स अगल बगल में प्रेजेंट होंगी वो सारी की सारी माइग्रेट करके साइट ऑफ इंजरी पे आ जाएगी, और वो ब्लड से बाहर तो नहीं जा सकती है ब्लड वेसल से, तो वो हमारी कैपिलरीज में ही आके क्या हो जाएंगी, इकट्ठा होने लगेंगी, और जिसकी वजह से वहां पर अदर मीडिएटर्स इन्वॉल्व होंगे और इंजरी का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो हम एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहे थे। एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने ये देखा है कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन के दो पार्ट, फर्स्ट वन इज द एक्सुडेशन, सेकेंड वन इज द माइग्रेशन। एक्सुडेशन ऑफ व्हाट, फ्लूइड, माइग्रेशन किसका, लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जब माइग्रेट करेंगी और दूसरा फ्लूइड हमारा एक्सुडेट होगा, और ये दोनों की दोनों चीजें कहां पर होंगी, हमारे माइक्रो सर्कुलेशन में, दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर वो क्या होंगे, ये सारी चीजें चलने लगेंगी हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। तो इसमें भी अगर हम बात करें अपने एक्यूट की, तो ये दोनों जो चीजें होती हैं, इनके अलावा भी एक इवेंट होता है, या कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है जो एक्यूट इन्फ्लामेशन को कंप्लीट करती है, और उसके भी हमारे दो पाथवे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज अ वैस्कुलर इवेंट, सेकेंड वन इज अ सेलुलर इवेंट। पहला हमारा होता है वैस्कुलर इवेंट, जो कि अर्ली होता है। सेलुलर इवेंट क्या होता है, थोड़ा डिले होता है, देर से होता है। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है या एक कंबाइंड मैकेनिज्म है हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन का। तो अगर आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये समझना है, तो इन दोनों को भी हमें साथ में लेके चलना है। प्लस वनडे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो अर्ली हो रही है एक्यूट में, कौन सी ऐसी डिले हो रही है एक्यूट में, या क्रोनिक का नाम दे के पूछ लिया। तो ये हमें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं कि अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्यूट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ साथ उसकी मैकेनिज्म भी याद करनी है। मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ दो मैकेनिज्म होती हैं, एक होती है वैस्कुलर इवेंट, वैस्कुलर दैट मीन्स हमारे वेसल्स में होने वाली, सेलुलर जो हमारी सेल्स के अंदर हो रही है। ये दोनों की साइट अलग अलग है, अलग अलग होने की वजह से ये दोनों मैकेनिज्म क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट, ये दो ऐसे इवेंट होते हैं जो एक्यूट इन्फ्लामेशन में परफॉर्म होते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहले हम वैस्कुलर इवेंट की बात करें, फर्स्ट वन इज अ वैस्कुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट की अगर हम बात करें, वैस्कुलर इवेंट की अगर हम बात करें, तो ये हमारे किस में हो रही है, ब्लड वेसल्स में। कौन सी वेसल्स में हो रही है, हमारी माइक्रो सर्कुलेशन में। माइक्रो सर्कुलेशन के एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो सबसे पहले आती है हमारी, सबसे पहले आ रही है हमारी आर्ट्रियोल्स, सेकेंड वन इज अ कैपिलरी,
और उसके बाद वेन्यूल्स। ये सारी हमारी क्या है, एग्जाम्पल है माइक्रो कैप्सुलेशन का। माइक्रो कैप्सुलेशन में हम ये 3 चीज देख रहे हैं कि इनमें जो इवेंट हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। अब यहाँ पे हमें समझना है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारी एंडोथीलियल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल है जो कि एकदम डेंस फॉर्म में टाइट जंक्शंस के थ्रू कनेक्ट है एक दूसरे से, जिसकी वजह से ब्लड की परमिबिलिटी या फिर लीकेज आउटसाइड नहीं हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, अंदर ही फ्लो हो रहा है हमारी माइक्रो सर्कुलेशन में। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी होगा, बट कोई भी अगर इंजरी हो रही है, वहां पर जैसी इंजरी हो रही है तो जो आसपास के टिश्यू है, एडजेसेंट सेल्स जो है, उस एडजेसेंट सेल में कुछ कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। तो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई कट होता है या इंजरी होती है तो वहां पे अगल बगल की सेल्स में क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो फर्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, इपिथेलियल सेल का। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये जो क्या है, ये हमारी इपिथेलियम सेल है जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही हैं और यहाँ की परमिबिलिटी को क्लोज कर रही है। यहाँ से परमिबिलिटी इजिली नहीं है, परमेबल नहीं है, ब्लड हमारा सीधा जा रहा है, हमारे ब्लड फ्लो के अंदर ही फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पर कोई इंजरी अगर हो रही है तो अगल बगल की सेल्स में क्या होगा, एडजेसेंट सेल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके श्रिंक हो जाएंगी और श्रिंकेज की वजह से जो अभी तक यह टाइट जंक्शन था वहां पर क्या आ जाएंगे, गैप आ जाएंगे, गैप। और इसी गैप की वजह से इस गैप का रिजल्ट क्या होगा, लीकेज। लीकेज किसका होगा, फ्लूइड का। जो भी हमारे इस वेसल के अंदर फ्लूइड है उस फ्लूइड का लीकेज होने लगेगा। लीकेज की वजह से वो फ्लूइड का लॉस होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो फर्स्ट हमारी में इवेंट है, इवेंट का फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्शन। एपिथेलियल सेल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पर एक गैप का फॉर्मेशन होने लगता है और उसी गैप की वजह से हमारा लीकेज प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है, गैप है या कॉन्ट्रैक्शन है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 3 मिनट तक का होता है। अगर हम ओवरऑल इंजरी की बात करें कि मेजर इंजरी है, बहुत सीवियर इंजरी है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट तक का होता है। सबसे छोटा ड्यूरेशन हमारे कॉन्ट्रैक्शन का होता है। बट अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है तो हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस उसको क्या करेगी, वापस से रिपेयर करेगी और उसको बैक टू नॉर्मल में लाने के लिए काम करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए हमारी सेकेंड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड में यहाँ पे सारा मेंशन कर रही हूँ इवेंट उसके। फर्स्ट हमारा हो गया है कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड होगा रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन किसका, सेम एंडोथेलियल सेल का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी किसका हुआ है, एंडोथेलियल सेल का हुआ है। तो सेकेंड, फर्स्ट इवेंट के कंप्लीट होते ही हमारा सेकेंड इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, रिट्रैक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल। अब इस रिट्रैक्शन में क्या होगा, जो भी हमारे गैप आए थे टिश्यू में वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, फुलफिल होने लगेंगे और ये वेसल्स वापस से अपने पुराने शेप में आने लगेंगी। पुराने शेप में आने की वजह से जो लीकेज प्रॉपर्टी है या जो गैप था वो गैप क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। गैप क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। और जैसे जैसे ये गैप वापस से खत्म होने लगेगा, जो लीकेज प्रॉपर्टी है वो कम होने लगेगी। तो जहां फ्लूइड लॉस हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, वो लॉस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो
इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल का क्या हो गया, रिट्रैक्शन हो गया। बट रिट्रैक्शन क्यों हुआ है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है हमारी, कॉन्ट्रैक्शन है। सेकेंड मैकेनिज्म है हमारी रिट्रैक्शन। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आती है हमारी डायरेक्ट इंजरी। अब ये डायरेक्ट इंजरी कैसे हो रही है, इसी डायग्राम को हमें फॉलो करना है। जब यहाँ पे लॉस हो रहा था हमारे ब्लड का, आफ्टर इंजरी ब्लड हमारे पेनिट्रेट हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो यहाँ पर हमारे जो सफिशिएंट एटीपी है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, उनका भी लॉस हो रहा था। क्योंकि उन सब चीज़ों की हमारे स्पेसिफिक वेसल में, स्पेसिफिक कैपिलरी में डिफिशियंसी हो गई है। तो डिफिशियंसी की वजह से जो यहाँ पे अदर सेल्स थी, वो सेल भी क्या होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी। और उसके डैमेज होने की वजह से जो सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, यहाँ से वो उनका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगी, आधी आधी डैमेज हो जाएंगी। तो डैमेज होने की वजह से भी यहाँ पे डायरेक्टली इंजरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंजरी हो गई। और कैसी इंजरी हुई है, डायरेक्ट। क्यों हुई है, बिकॉज लॉस ऑफ या इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू इंजरी। प्राइमरी इंजरी हुई, उसकी वजह से जो लॉस हुआ, उसमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रोसेस आती है, डायरेक्ट इंजरी। अब यहाँ पे जो इंजरी हुई है वो किसकी हुई है, हमारे एंडोथेलियल सेल की हुई है, यहाँ पर इंजरी हुई है। तो ये हमारी होती है थर्ड प्रोसेस। अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप हमारा होता है एंडोथेलियल। फोर्थ स्टेप होता है हमारा एंडोथेलियल मीडिएट लीकेज बाय ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स की वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो रही है। ठीक, ये बात हमें समझ में आ रही है। टोटल हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड स्टेप रिट्रैक्शन, थर्ड वन इज अ डायरेक्ट, फोर्थ वन इज अ एंडोथेलियल मीडिएट इंजरी बाय ल्यूकोसाइट। यहाँ पे इंजरी, एंडोथेलियल मीडिएट इंजरी बाय ल्यूकोसाइट्स। और फोर्थ वन लास्ट होती है हमारी न्यूवैस्कुलराइजेशन। न्यूवैस्कुलराइजेशन। अब जब हमारी धीरे धीरे ये वेसल्स डैमेज हो चुकी है, डायरेक्ट इंजरी हो चुकी है, हमारी एंडोथेलियल सेल धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, तो यहाँ के ब्लड को अदर फ्लो देने के लिए कि वो अदर और ऑर्गन में जा सके, ब्लड की सप्लाई पूरी हो सके, तो जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी सेल हैं, वो क्या करेंगी, अब एक नया पाथवे बनाने लगेंगी। हमारी सेल्स एक नया पाथवे या न्यू वेसल्स बनाने लगेंगी कि जो ब्लड है वो अब अदर जा सके, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ये एंड है। अब इसके आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू नई आर्टरीज का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से अब जो यहाँ से ब्लड आ रहा है वो अपना रूट चेंज करके आगे जाके फिर से उन्हीं कैपिलरीज को ज्वाइन कर सके और ब्लड के फ्लो को, कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। तो ये पांचों प्रोसेस जो थी, जो इवेंट था, ये हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के वैस्कुलर इवेंट का पार्ट था। यहाँ पर हम देखना, हमने देखा है कि वैस्कुलर जो वेसल है हमारी, माइक्रो वेसल, कैपिलरी है, आर्ट्रियोल है, वेन्यूल है, इनमें जब कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, कोई सेल डैमेज हो रही है, तो वो अपने आप को या तो कंप्लीटली हील कर लेते हैं, और जब उनकी एंड की बारी आती है, वो खत्म होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यू ब्रांचेस को का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, नए पाथवे को होते हुए कंप्लीट कर लेता है। तो ये ऑल ओवर द प्रोसेस थी हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के वैस्कुलर इवेंट की। अब इसी के साथ हमारा सेकेंड इवेंट आता है
सेकेंड इवेंट है हमारा अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के अल्टरेशन में, अभी किस में अल्टरेशन हो रहा था, वेसल्स में अल्टरेशन हो रहा था कि नई वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ और उसने ब्लड के फ्लो को चेंज कर दिया। जो अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो होता है वो भी 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट वन रेड लाइन, सेकेंड इज अ फ्लेयर और थर्ड वन इज अ वीट। इन तीनों में क्या होता है, जैसे कोई इंजर्ड साइट है, सपोज ये एक वेसल है, यहां पर इंजरी हुई है, तो जो भी यहाँ पे ब्लड सेल्स होंगी, ब्लड सेल है तो ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा, इस यूनिफॉर्म डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। बट आफ्टर इंजरी, जैसे ही कोई इंजरी होती है तो हमारी ब्लड की जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में ही हमारी आती हैं लिम्फोसाइट्स, या अदर कंपोनेंट की बात करें हमारा प्लेटलेट, तो ये क्या करेंगी, अपने फ्लो को अल्टर कर देंगी। अल्टर किस तरह करेंगी, जहां पे भी इंजर्ड साइट है, इंजर्ड साइट में वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगेंगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगी और डायरेक्शन चेंज करते हुए वो इंजर्ड साइट पे ही ज्यादा से ज्यादा ठहरेंगी, वहीं रुकेंगी। तो उनका जब फ्लो चेंज हो जाएगा तो जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एक्यूमुलेट होंगी, उसी ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर कलर स्किन का चेंज हो जाएगा। रेड लाइन, जब बहुत ज्यादा हमारी स्किन रेड हो जाती है, जैसे कोई भी इंसेक्ट बाइट होती है या फिर ईचिंग होती है या कोई एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा खुजलाने से, ईचिंग करने से वो स्किन क्या होती है, प्राइमरी रेड कलर की हो जाती है, एकदम ब्लड रेड होती है, तो वो हमारी रेड लाइन इंजरी होती है। मतलब जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरह से हमारी एक स्पेसिफिक साइट पे आ चुका है, स्पेसिफिक एरिया का। सेकेंड जो फ्लेयर है, इसमें कम अमाउंट में हमारा ब्लड आता है, या जो आरबीसी का नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ये थोड़ी पिंकिश कलर की होती है, पिंक कलर में हो जाती है। जब स्किन हमारी लाइट रेड होने लगती है, उसका रेडनेस कम होने लगती है, तो वो सेकेंड ग्रेड में जाती है, जिसको हम फ्लेयर बोलते हैं। थर्ड वन इज अ वीट, जब स्किन हमारी नॉर्मल येलो कलर में या पेल येलो कलर में वापस आ जाती है, तो उस केस में हम उसको थर्ड कैटेगरी वीट बोलते हैं। तो ये हमारे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन की वजह से आ रही है, और ये तीनों के तीनों हमारे विजुअल कैरेक्टर है जो हम देख सकते हैं अपनी साइट ऑफ इंजरी पे। तो ये ओवरऑल हमारी बात थी वैस्कुलर इवेंट की, जो हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन में हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट, तो सेलुलर इवेंट क्या है? सेलुलर इवेंट भी हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन का सेकंड प्रोसेस है, जो थोड़ा लेट होता है आफ्टर वैस्कुलर इवेंट, और इसमें बेसिकली कुछ स्टेप होते हैं जो हमें एक यूनिफॉर्म वे में याद रखने हैं, सेम जैसे हमारा वैस्कुलर में हुआ था। तो सेलुलर इवेंट में हमारे टोटल 4 से 5 मैकेनिज्म होती हैं जिनमें हमें याद रखना है। फर्स्ट इवेंट इसका होता है चेंज इन सेलुलर इवेंट की अगर हम बात करें तो सेलुलर इवेंट में 2 पाथवे होते हैं या 2 मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट वन इज अ माइग्रेशन ऑफ WBC और सेकेंड वन इज अ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और माइग्रेशन ऑफ WBC ये हमारे सेलुलर इवेंट का पार्ट है एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। तो फैगोसाइटोसिस के बारे में तो हमें पता है कि सेल का इनगल्फ करना ही क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। सेल की ईटिंग ऑफ सेल इज अ फैगोसाइटोसिस। उसी जगह अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करेंगे तो ड्रिंकिंग ऑफ सेल इज अ पिनोसाइटोसिस। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर है, इंजरी का कैसे हो रही है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, जो भी माइक्रोब्स हैं या जो भी अदर एलर्जेंस हैं या फॉरेन पार्टिकल है उसको हमारी सेल
एलर्जी के फॉर्म में एनर्जी खत्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो ये तो एक छोटा सा प्रोसेस था। अगर हम बात करें माइग्रेशन ऑफ WBC की, तो इसमें भी हमारे कुछ फर्दर इवेंट होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस को अगर हम अभी हटा दें और सिर्फ बात करें माइग्रेशन की, जो फर्दर टॉपिक है हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके भी अपने अपने कुछ पाथवे होते हैं। वो पाथवे ऐसे होते हैं जैसे उसमें कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया हो या इन्फेक्शन या एलर्जी कॉज कर रहा हो या वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही हो, तो उस ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए हमारा सेलुलर इवेंट स्टार्ट होता है। तो सेलुलर इवेंट के अगर माइग्रेशन में हम देखें, तो माइग्रेशन में भी फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसके अपने स्टेप हैं। उन स्टेप की अगर हम डी बाय डी बात करें, तो फर्स्ट आता है हमारा चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। अब फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे ब्लड का कंपोनेंट होता है, जिसमें हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट्स आती है। ये तीन चीजें हमारी ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाती है। इसके अलावा जो ब्लड का अदर पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। तो चेंज इन फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो रहा है, जैसे ही वहां पे लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट हो रही हैं या फिर अदर टारगेट टिश्यू में आ रही हैं, तो उसके बाद वहां पे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अपने नेचर को चेंज करते हुए, अपने फ्लो को चेंज करते हुए वो अदर सेल्स को एक्टिवेट करेंगी। अदर सेल के एक्टिवेशन के दौरान वो सेल अपना पाथवे चेंज करते हुए अदर सेल को एक्टिवेट करेंगी, जिससे इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। सेकेंड अगर बात करें, रोलिंग या फिर अडहेशन, रोल करना या फिर उसमें अडहेयर हो जाना, स्टिक हो जाना। इसको भी हम एक डायग्राम से अगर समझें, ब्लड वेसल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होंगे, जो भी हमारा इंजर्ड साइट है, ये सपोज एक इंजर्ड साइट है, इंजर्ड साइट है, तो जो भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रोलिंग और एडहेशन, रोलिंग और एडहेशन इसका सेकेंड पोर्शन है कि जो भी हमारी सेल्स हैं वो रोल करते हुए हमारे इंजर्ड टिश्यू तक पहुंचेंगी और यहाँ से ब्लड का जो लॉस हो रहा है उसको कम करेंगी या उसको लो करेंगी। तीसरा इसका पार्ट होता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन में क्या है, जैसे ही यहाँ पर हमारा टिश्यू रिपेयर हो जाता है या फिर ब्लड का लॉस बंद हो जाता है, तो जो अननेसेसरी सेल है वो वहां से वापस चली जाती है, अपनी फ्लो में अपने वापस जगह चली जाती है, तो वो वहां से ई माइग्रेट हो जाती है। और लास्ट हमारा फोर्थ प्रोसेस होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, जो भी अगर यहाँ पे कोई भी माइक्रो ग्रोथ हो गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है या कोई एंटीजन आ गया है या एंटीबॉडी आ गई है, तो कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी अदर सब्सटेंस है वहां पे उसकी परमानेंट किलिंग या सफाई हो जाएगी, उस एरिया को स्टेलाइज कर दिया जाएगा अंदर के थ्रू। जो हमारी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है कि वहां पे रिमेनिंग कोई बैक्टीरिया ना रह गया हो, कोई फंगस ना रह गया हो, कोई फॉरेन मटेरियल ना रह गया हो, जिसकी वजह से वो जो इन्फ्लामेशन है या इंजरी है वो और बढ़ती जाए। तो उसको वहीं पे स्टॉप करने के लिए हमारा लास्ट मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कीमोटैक्सिस। ये आपको अपने इसी फ्लो में याद रखना है सेलुलर इवेंट के केस में। फर्स्ट वन इज अ चेंजेस इज फॉर्म्ड एलिमेंट, सेकेंड वन इज अ रोलिंग और एडहेशन, थर्ड वन इज अ ई माइग्रेशन एंड लास्ट इज अ कीमोटैक्सिस। तो ये ओवरऑल इवेंट थे हमारे सेलुलर इवेंट का और वैस्कुलर इवेंट का, जो दोनों ही पार्ट थे हमारे एक्यूट इंजरी के।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वी ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।